नमस्कार बच्चों। पूर्व वीडियो में हमने पढ़ा कि नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। अब एक प्रश्न और मैं आपके सामने विवेचित करना चाहूँगी कि पद्मावत का मूल आधार प्रेम है ना, ये भी हो सकता है। और जायसी प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। जायसी द्वारा पद्मावत में जो कथा निरूपित की गई है उसे पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि वह एक प्रेम कहानी है। जैसे अपन ने पूरी पद्मावत तो नहीं पढ़ी, पद्मावत के कुछ प्रसंग अपन ने पढ़े हैं। प्रेम की कहानियों का सृजन उसी समय से है जब से मनुष्य में सृजन की आकांक्षा का प्रारंभ हुआ है। दाम्पत्य भावना का उदय सृष्टि के आरंभ से ही है। इस प्रक्रिया में ज्यों-ज्यों सभ्यता का विकास हुआ त्यों-त्यों प्रेम की उत्पत्ति की प्रणालियाँ भी बनती चली गई। इन प्रणालियों के विभिन्न रूप हमें प्राचीन कवियों से लगातार आज तक के कवियों में देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम की लोक संबलता और एकांतिकता दोनों रूपों में मिलते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण हमने पढ़ी थी, उसमें लोक संबद्धता संबंधित प्रेम है। और जायसी ने अपने प्रेम पद्धति में इश्क के दास्तान वाली मनस्वियों के प्रेम के स्वरूप को प्रधान रखा है। और बीच बीच में भारत के लोक व्यवहार संलग्न स्वरूप को भी उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। हम पढ़ते हैं कि जायसी ने किस प्रकार से प्रेम का निरूपण किया है। जायसी की प्रेम भावना में लौकिक से अलौकिक की व्यंजना मिलती है, क्योंकि इनकी प्रेम भावना में भारतीय और फारसी दोनों ही पद्धतियों का समान योग है। यद्यपि इसमें अतिशयोक्ति है, किंतु फिर भी इसमें एक ऐसी विश्वसनीयता और गरिमा है जो सामान्य प्रेम काव्यों में नहीं पाई जाती है। डॉक्टर द्वारका प्रसाद जी ने लिखा है कि जायसी की इस प्रेम कथा में हृदय को द्रवित करने की शक्ति है और मन को आकृष्ट करने की पूर्ण क्षमता है। इतनी चिंताकर्षक, मनमोहक, हृदय द्रावक कथा बनने का एकमात्र कारण यही है कि यहाँ लौकिक प्रेम को परलौकिक प्रेम का उच्च स्थान दे दिया गया है। भौतिक प्रीति को आध्यात्मिक प्रीति का उच्च पद प्रदान किया गया है और मानवीय प्रेम को दैवी प्रेम की श्रेष्ठ उपाधि से विभूषित किया गया है। प्रेम शब्दों के बंधन से परे है। स्नेह, वात्सल्य और दाम्पत्य जीवन, करुणा, प्रणय और श्रद्धा आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रेम श्रृंगार का ही रूप है, दोनों ही रसमय हैं, लेकिन प्रेम आत्मसमर्पण, आत्म बलिदान और त्याग की अपेक्षा करता है। सूफी कवियों ने प्रेम की इसी विशिष्टता के कारण इसे कठिन मार्ग कहा है। जायसी ने लिखा भी है, प्रेम के फांदी जनि कोई परहीं, जनि होई कोई प्रेम करहीं। प्रीति बोली जनि उर्झे को कोई, उर्झे मुए न छूटी सोई। प्रीति बेल के ऐसे तन डाहा, बलुहत मुसुक बाड़त दुख नाड़ा। प्रीति के अकेली बेल चढ़ी छावा, दूसर बेल न संचरी पावा। है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की इस ग्रंथावली की भूमिका में 4 प्रणालियाँ बताई हैं। उन्होंने कहा कि इनकी 4 प्रणालियाँ हैं प्रेम की। सबसे पहले प्रेम वह है जो आदि काव्य रामायण में चित्रित है। इसका विकास विवाहोत्तर काल में होता है। यह प्रेम विलासिता और कामुकता से काफ़ी दूर है। दूसरे प्रकार का प्रेम वह है जो विवाह से पहले दिखाई देता है और जिसका परिणाम विवाह होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोवंशीय का प्रेम जो है इसी श्रेणी का है। तीसरे प्रकार का प्रेम वह है वह राजाओं के अंतःपुर और उद्धार आदि से संबंधित होता है। इसमें सपत्नियों के द्वेष और विदूषक आदि के हास परिहास का चित्रण होता है, जैसे रत्नावली है और प्रियदर्शिका और कर्पूर मंजरी है।
चौथे प्रकार का प्रेम वह है जो गुण श्रवण, चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन आदि के माध्यम से बैठे बिठाए होता है और नायक नायिका को मिलन की प्रेरणा प्रदान करता है। उषा और अनिरुद्ध का प्रेम इसी प्रकार का है। आचार्य शुक्ल के इस प्रेम विभाजन के बाद स्पष्ट है कि पद्मावती और राजा रत्नसेन का प्रेम चौथे प्रकार के अंतर्गत आता है। रत्नसेन हीरामन तोते के माध्यम से पद्मावती की प्राप्ति के निमित्त जोगी होकर घर से चल पड़ता है और यह प्रेम नायक और नायिका दोनों की ओर से पद्मावत में चित्रित हुआ है। पद्मावत में वर्णित प्रेम एकांतिकता, गूढ़ और गंभीर है, फिर भी वह जीवन के दोनों छोरों को स्पर्श करता हुआ विकास करता है। यह प्रेम सामाजिकता और पारिवारिकता से संबद्ध हो गया है। जैसी के पद्मावत के पूर्वार्ध में जो है वह उत्तरार्ध में जाकर जीवन के विभिन्न अंगों को स्पर्श करता हुआ दिखाई देता है। शुक्ल जी कहते हैं कि जायसी ने यद्यपि इश्क के दास्तान वाली मनस्वियों के प्रेम के स्वरूप को ही प्रधान रखा है ना, मनस्वियों के जो प्रेम होता है वो इश्क के दास्तान वाला ही होता है, तो उन्होंने कह रहे हैं कि उन्होंने इश्क के दास्तान वाली मसनवियों के प्रेम के स्वरूप को ही प्रधान रखा है, किंतु बीच बीच में भारत के लोक व्यवहार के संलग्न स्वरूप का भी मेल किया जाता है। इश्क की मनस्वियों के समान पद्मावत लोक पक्ष शून्य नहीं है। जैसी के प्रेम में युगल पद्मावती और रत्नसेन है, वैसे तो नागमती भी इनमें है, किंतु उसका प्रेम गृहस्थिक है। वह पतिपरायण हिंदू स्त्री है जिसका संबंध रत्नसेन के साथ आदर्श और प्रेरित दिखाई देता है। इसमें धर्म की प्रेरणा है, तभी नागमती रत्नसेन से अलग नहीं है। वह पृथकत्व की कल्पना मात्र से डर जाती है। वह पंथ पलकन जाई बुहारो, शीश चरण के चलो सिधारो। किंतु रत्नसेन और पद्मावती का प्रेम विषम से सम की ओर अग्रसर होता है, जिसमें एक पक्षी कष्ट और दूसरे पक्ष में पहले करुणा और फिर दयावत प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। रत्नसेन और पद्मावती का प्रेम प्रारंभिक स्थिति में तो लोभ ही है, उसे रूप लोभ की संज्ञा दी जा सकती है, किंतु बाद में इसकी अलौकिकता और दिव्यता का समावेश होता है। इस प्रकार इसका महत्व पर्याप्त है, क्योंकि पहले वो उसके रूप से ही मोहित होता है रत्नसेन, पद्मावती से मिलने की आकांक्षा होती है, उसकी तड़प होती है, इसलिए वह चला जाता है, पर बाद में वह अलौकिकता में समाविष्ट हो जाता है। जैसी का प्रेम विशिष्ट है। इस प्रेम में विशदता, गहनता, दिव्यता तो है ही, साथ ही लौकिकता, अलौकिकता, व्यापकता और सूफियों के प्रेम की व्यापकता और सचेतना भी है। पद्मावत में चित्रित प्रेम की विशेषताएं निम्न इस प्रकार से हम वर्णित करते हैं, जैसे अलौकिकता है ना, जैसे लौकिकता। जैसी के पद्मावत में प्रेम का लौकिक पक्ष पूर्ण रूप से स्पष्ट है। वह पद्मावती और रत्नसेन के मन के भावों का वाहक है। इसमें सजीवता, मार्मिकता, सरसता है। नागमती के हृदय में भोग प्रधान दाम्पत्य प्रेम विद्यमान है। जब राजा रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने की तैयारी करता है, उस समय नागमती के हृदय में भोग भावना पर आधारित प्रेम का लौकिक पक्ष दिखलाई पड़ता है। तो नागमती उनसे कहती है, अब को हमहि करहि भोगिनी, हमहु साथ होइबे जोगिनी। कै सम लावहूँ अपने शाखा, कै अब मारहे चलहुँ भाथा। वह उस समय को भी दिखाई दे, वह समय भी दिखाई देता है जब पद्मावती के अनुरोध पर गोरा रत्नसेन को बंदी गृह से छुड़ाने के लिए दिल्ली जाने को तैयार हो जाता है। तलब उसकी नई वधू हंसकर उसका फेंटा पकड़ लेती है। स्वरूप की प्रेम की झलक पद्मावती की विदाई की बेला में उस स्थल पर दिखाई देती है जब वह रत्नसेन के साथ जाने से पहले अपनी सखियों से गले मिलती है। अतः स्पष्ट है कि पद्मावत में लौकिक प्रेम
के विविध स्वरूपों की झांकी यथास्थान प्रस्तुत की है। यही लौकिक प्रेम आगे चलकर आध्यात्मिक या अलौकिक प्रेम का स्थान ग्रहण कर लेता है। अब हम पढ़ते हैं अलौकिक प्रेम। अलौकिक प्रेम पर चर्चा करते हैं। जायसी के पद्मावत में आध्यात्मिक या अलौकिक प्रेम का चित्रण बड़ी गहनता के साथ हुआ है। पद्मावती और रतन सेन की आत्मा परमात्मा का प्रेम है उन दोनों का। तो डॉक्टर सक्सेना कहते हैं इन दोनों का यह प्रेम साधना नहीं स्वयं साध्य है, आराधना नहीं स्वयं आराध्य है, कल्पना नहीं स्वयं संकल्प है, भावना नहीं स्वयं भाव्य है, धारणा नहीं स्वयं धारी है, चिंतना नहीं स्वयं चिंतन है, कामना नहीं स्वयं काम्य है, संवेदना नहीं स्वयं संवेद्य है, ज्ञाता नहीं स्वयं ज्ञेय है और प्रमाण नहीं स्वयं प्रमेय है। यही कारण है कि यह प्रेम समुद्र से भी अधिक अगाध है, पर्वत से उन्नत है, स्वर्ग से भी दिव्य है, सूर्य चंद्र की ज्योति से अधिक दीप्त और शीतल है। इसमें जायसी ने यह भी लिखा है इसमें पद्मावत में, प्रेम पंथ जो पहुँचे पारो, बहुरन आय मिले यही चारो, प्रेम अधिष्ठ गगन से ऊंचो, ध्रुव से ऊंचो प्रेम ध्रुव ऊंचा, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सोपे चढ़ा शीश चढ़ा। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है वो अज्ञान अंधकार से मुक्त हो जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि प्रतीकात्मकता कितनी है, उस पर विवेचना करते हैं। प्रेम की व्यंजना जायसी ने कतिपय प्रतीकों के माध्यम से की है। पद्मावती और रतन सेन के प्रतीक तो स्पष्ट हैं ही, सिंहलगढ़ की परम धाम का प्रतीकत्व बने हुए हैं, इसीलिए यह गढ़ का उल्लेख बड़े मनोयोग से किया है। इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि इससे सूर्य और चंद्र के रथों के टकरा जाने की संभावना भी रहती है और नींव पाताल में सांपों की वासुकी की पीठ पर स्थित है। तो स्पष्ट है कि जायसी ने पद्मावत के कतिपय प्रतीकों की शैली में अपने अलौकिक प्रेम को निरूपित किया है। इसमें पद्मावत में अनन्यता, त्याग, तपस्या और वैराग्य का वर्णन भी किया गया है। पद्मावत में रतन सेन को पद्मावती और पद्मावती को रतन सेन के अतिरिक्त और कुछ भी अपेक्षित नहीं है। राजा रतन सेन पार्वती की भी उपेक्षा कर देता है और कैलाश की कामना भी नहीं है उसको। वो कहता है, हाँ कैलाश हूँ काहूँ ले कर रहूँ, सोई कविलास लागी मोहि मरहूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि रतन सेन के रोम रोम में, उसकी नस नस में पद्मावती समाई हुई है, अतः वह पद्मावती का अनन्य प्रेमी है। उसके प्रेम में त्याग, तपस्या और वैराग्य भाव भी है। इसका कारण यह है कि जायसी प्रेम को त्याग की वस्तु नहीं मानते, भोग की नहीं, त्याग की ही वस्तु मानते हैं उसको, भोग की वस्तु नहीं मानते हैं, है ना। रतन सेन का सब कुछ छोड़ देना उसके प्रेम में वैराग्य भाव को प्रकट करता है। भोग रहित है, विकार रहित, ऐषणाओं से रहित होकर साधक और त्यागी की भांति प्रेम को ही पाया जा सकता है। तो उसका एक पवित्र प्रेम है जिसमें भोग नहीं बल्कि त्याग ही त्याग है। जैसे लिखते हैं, साधन सिद्धो न पाई हैं जो लखि साधन तत्व, जो लही आप हेराय न कोई, लो तही तो लही हेत पावनी देही। अब जैसे जैसी पद्मावत है उसमें कष्ट, पीड़ा और विघ्नों का बहुत आधिक्य है। जैसी की प्रेम साधना अत्यंत दुरूह और दुर्गम और दुस्साहस्य है ना, क्योंकि प्रेम है, प्रेम को प्राप्त करना जैसी कहते हैं कि बड़ा ही दुस्सह है, बड़ा ही दुस्साध्य है, इसमें बड़े विघ्नों का आपको सामना करना पड़ता है। तो कहते हैं प्रेम पास में पढ़कर प्रेमी प्राणों का दान करके ही मुक्त हो पाता है। मिलने पर तो जन्म जन्मांतर के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। सब ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं जन्म जन्मांतरों के दुखों का अंत हो जाता है। यहाँ हमारा केवल समर्पण होता है, हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। उसी प्रकार से जो रतन सेन है वह भी ईश्वर रूपी वो पद्मावती है, उसको परमात्मा रूपी पद्मावती को प्राप्त करके जन्म जन्म का अपना दुखों से छुटकारा पाना चाहता है।
अब यहाँ पर कहते हैं जैसी तब लगी दुख प्रीतम नहीं भेंटा, जब भेंटा जन्मों दुख मेटा। प्रेमी साधक के कष्टों के साथ अनेक बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। पद्मावती का सौंदर्य और शिव पार्वती की परीक्षा भी विघ्नों के रूप में प्रकट होती है। यद्यपि राजा रतन सेन सिद्धिगुट का पास पा लेता है, फिर भी उसे सूली दिए जाने का विधान विघ्न रूप में आ खड़ा होता है। इस प्रकार पद्मावती की प्रेम भावना एक साधना है। इसी से उसे कष्ट, पीड़ा और विघ्नों का अंबार लग जाता है ना, उसे सूली पर भी चढ़ा दिया जाता है। तो पद्मावती को पाने में वह कितने कष्टों को सहन करता है। तो पद्मावती को हम यहाँ पर परमात्मा के रूप में भी ले सकते हैं। जो आत्मा जो है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनेक कष्टों को पार करते, अनेक कष्टों को सहन करते हुए परमात्मा तक पहुँच पाती है। अब यहाँ पर भाषा परिवर्तक है। जायसी के पद्मावत में फारसी पद्धति से प्रभावित है, इसीलिए पद्मावत में राजा रतन सेन की आँखों से रक्त के आंसू गिरते हैं। नागमती की आँखों से भी रक्त और मांस गिरता है। उसके रुदन से वही गुगुंचियों के ढेर लग जाते हैं। वीर बहुटियाँ रेंगने लगती हैं। समस्त सृष्टि भीग जाती है और बिंबाफल भी लाल हो जाते हैं और उसकी हड्डियाँ सूख जाती हैं विरह में और नसें तांत हो जाती हैं, है ना। जैसे ये क्या है, तस रोवे जस जरे जीव गरे रकत सो मांसू विरह गरागन ही भूजे मांसू हाड़ भय कर कीकरी नसें भय सब ताते। तो स्पष्ट है कि इनकी शैली में प्रेम पद्धति का, फारसी प्रेम पद्धति का प्रभाव कहा जा सकता है, भारतीय का बहुत कम है। अतः हम कह सकते हैं कि पद्मावत एक प्रेम प्रधान काव्य है। इसमें चित्रित प्रेम दिव्य, पवित्र, अलौकिक, महान, गंभीर व त्यागपूर्ण है और वह सीधा साधा न होकर तलवार की धार पर धानगी है। यह निष्काम साधना है। यद्यपि इसके मार्ग में अनेक विघ्न हैं, किंतु इसकी प्राप्ति सर्वथा आनंददायक है और उद्धारक है। यहाँ लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है।